नमस्कार दोस्तों एवं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे चैनल हिंदी विद दीप्ति मेहता में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जैसा कि हम रीड की शिक्षण विधियों का अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने 7 पार्टों में 110 प्रश्नों का अध्ययन कर लिया था, जिसकी व्याख्या भी मैंने आपको उपलब्ध कराई थी। वो 110 क्वेश्चन सिर्फ गिनने में है, गिनो तो बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं इसके अंतर्गत, अगर आपने ईमानदारी से व्याख्या पढ़ी हो और व्याख्या में से प्रश्न निकाले हो। अब आज हम अपने 8वें पार्ट की ओर आगे बढ़ते हैं और अपना प्रश्न नंबर है 111। तो चलो हम शुरुआत कर देते हैं, टाइम खराब ना करते हुए, क्योंकि समय बड़ा अमूल्य चीज़ है, समय को गंवाना नहीं चाहिए। तो चलो 111वां प्रश्न अपना आज का है। आपने देख लिया होगा प्रश्नोत्तरी 111। ह्यूरिस्टिक विधि के जन्मदाता थे। अब आपको यहाँ पर बताना है कि ह्यूरिस्टिक विधि के जन्मदाता कौन थे। ऑप्शन है आपका मॉरिसन, आर्मस्ट्रांग, मारिया मॉन्टेसरी या फ्रोबेल। तो ह्यूरिस्टिक विधि के जन्मदाता आर्मस्ट्रांग थे। कौन थे? आर्मस्ट्रांग। अब ये ह्यूरिस्टिक विधि है क्या, तो थोड़ा सा हम इसकी व्याख्या जान लेते हैं। देखिए आप व्याख्या, यह विधि स्वयं खोज करने या स्वयं सीखने की विधि है। इसमें बालक स्वयं हर चीज़ की खोज करता है और स्वयं ही करके सीखता है। इससे बालक को स्वयं तथ्यों का अध्ययन, अवलोकन और निरीक्षण करने का अवसर दिया जाता है। बालक ही स्वयं तथ्य निकालता है, उसका अध्ययन करता है, उसका अवलोकन करता है, उसका निरीक्षण करता है। ये सब बालक ही करता है, इसमें शिक्षक कुछ नहीं करता है। बालक से आशा की जाती है कि वह अपने प्रयास से सत्य को ज्ञात करे और नियम का निर्धारण करे। इसलिए यहाँ पर बालक क्या होता है? अनुसंधानकर्ता बन जाता है। बालक अनुसंधानकर्ता के रूप में कार्य करता है। शिक्षक इसमें गौण होता है, सभी कार्य बालक ही करता है। शिक्षक पीछे से सिर्फ देखरेख करता है और कुछ भी इसमें नहीं करता। तो यह स्वयं करके सीखने के ऊपर बल देती है ह्यूरिस्टिक विधि। जन्मदाता इसके आर्मस्ट्रांग है। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सेकेंड आपका है 112वां क्वेश्चन। बालोद्यान शिक्षण विधि के प्रवर्तक है। बालोद्यान शिक्षण विधि के प्रवर्तक कौन है? मैकडूगल है कि कोल्डवेल कुक है कि फ्रोबेल है कि जॉन डीवी है? तो बालोद्यान शिक्षण विधि के प्रवर्तक अपने महोदय हैं फ्रोबेल महोदय। अब फ्रोबेल महोदय ने इसके बारे में क्या कहा है, अपन थोड़ी सी इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि इस विधि के जन्मदाता जर्मनी के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री फ्रोबेल है। अब फ्रोबेल कहाँ के हैं, तो ये भी इसके अंतर्गत आ गया कि जर्मनी के निवासी है। इन्होंने पाठशाला को उद्यान की संज्ञा दी है। मैंने आपको इससे पहले एक परिभाषा वाला प्रश्न भी दिया था कि जिसमें पाठशाला तो उद्यान है और माली और बगीचा वाला पूरे की परिभाषा बताई थी, वो भी फ्रोबेल की थी। तो पाठशाला को उन्होंने क्या कहा? एक बगीचा है, उद्यान है, और इस विधि में छात्र क्या करते हैं? खेलों या उपहारों से अक्षरों को बनाना और लिखना सरलता से सीख जाते हैं। इसमें क्या करते हैं छात्र? खेल खेल के माध्यम से या उनको उपहार जो दिए जाते हैं उसके माध्यम से वो क्या करते हैं? अक्षरों को बनाना सीखते हैं, लिखना सीखते हैं और आसानी से उसको लिखना सीख जाते हैं। नई नई वस्तुओं के नाम एवं आकार की जानकारी इन्हें हो जाती है। यानी बालक खेल खेल में इस विधि में सीख जाते हैं लिखना। क्या सीख जाते हैं? लिखना। आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि बालोद्यान विधि क्या है, कि खेल खेल में शिक्षा प्राप्त करना, जिससे बालक सीखता है। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डाल्टन विधि के प्रणेता कौन है? तो डाल्टन विधि के प्रणेता जॉन डीवी है कि मिस पार्क हस्ट है कि कोल्डवेल कुक है या मारिया मॉन्टेसरी है? तो देखो इसका उत्तर है मिस पार्क हस्ट। ये स आधा है आपके इस तरह के है, स इसमें पूरा आ गया है, पार्क हस्ट। तो डाल्टन विधि के प्रणेता कौन है? मिस पार्क हस्ट है। इसका अन्य नाम प्रयोगशाला योजना भी इसको कहते हैं। इस विधि में विद्यालय का संगठन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस विधि में देखा जाता है कि विद्यालय का संगठन कैसा है। इसमें क्या करता है? शिक्षक है वो छात्रों को आवश्यक निर्देश दे देता है और भाषा के विशेष अध्ययन हेतु इसमें क्या भाषा, ये अपन ये भाषा पढ़ रहे हैं तो अपन भाषा को ही जानेंगे। तो भाषा के लिए प्रयोगशाला क्या है? यहाँ पाठ्य पुस्तक को दिया बताया गया है कि भाषा के विशेष अध्ययन हेतु उच्च कक्षाओं के लिए इस विधि को उपयुक्त माना जाता है। यह उच्च कक्षाओं के लिए उपयुक्त विधि है अगर भाषा पढ़ानी हो तो, परंतु इसके लिए समृद्ध पुस्तकालय की आवश्यकता होती है। इसके लिए हमें क्या चाहिए? लाइब्रेरी चाहिए, पुस्तकालय चाहिए, जिसके अंतर्गत बहुत सारी पुस्तकें हो।
कविता संग्रह करना एवं समीक्षा कार्य आदि इस विधि से संभव होंगे। इस विधि से हम क्या कर सकते हैं, कविता को संग्रह कर सकते हैं, समीक्षा कार्य कर सकते हैं, परंतु कविता की रस अनुभूति तथा गहन अध्ययन हेतु इस विधि का कोई उपयोग नहीं है। इसमें कोई रसानुभूति नहीं कराई जाती है, गहन अध्ययन नहीं कराया जाता है, सिर्फ कविता को संग्रह होता है और समीक्षा कार्य करवाया जाता है। इसमें स्वयं को पुस्तकें ढूंढनी है, स्वयं को पढ़ना है, स्वयं को सब कुछ कार्य इसमें करना होता है। इसमें अध्यापक मात्र सिर्फ पथ प्रदर्शक होता है, अध्यापक सिर्फ पीछे से दिशा निर्देश देता है, सारा कार्य छात्रों को स्वतः ही पूरा करना होता है। लाइब्रेरी में जाना पड़ता है, पुस्तकें ढूंढनी पड़ती है, अच्छी अच्छी पुस्तकों को लेकर कविताओं की समीक्षा करनी होती है, कविताओं को क्या करना है, संग्रह करना पड़ता है, ये सारा कार्य खुद को ही करना पड़ता है। इसमें अध्यापक नाम मात्र का पथ प्रदर्शक होता है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सद्वृत्ति परक उद्देश्य के विकास के लिए छात्रों में अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन आवश्यक है। अब सद्वृत्ति परक उद्देश्य कौन सा होता है, आप अपन लेसन प्लान बनाते हैं जिसके अंतर्गत विशिष्ट उद्देश्य बनाते हैं, जो प्राप्य उद्देश्य हमारे होते हैं। विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत हम अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य बनाते हैं। तो जो अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य है वही यहाँ पर सद्वृत्ति परक उद्देश्य है। अब इसमें छात्र के लिए आवश्यक परिवर्तन क्या आवश्यक है, देख लीजिए आप ऑप्शन। छात्र शब्द के पर्यायवाची बता सकेगा, छात्र मौलिक साहित्य सृजन का अभ्यास कर सकेगा, छात्र लय ताल एवं भाव के साथ कविता पाठ कर सकेगा, और छात्र देश की संस्कृति, भारतीय आदर्शों एवं सामाजिक मान्यताओं के प्रति आस्था रख सकेगा। तो आप यहाँ पर देखोगे तो अपन जो अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य बनाते हैं उसमें अपन यही जीवन मूल्यों से संबंधित ही बनाते हैं, जिसमें सकारात्मक और नकारात्मक व्यूज को अपन देखते हैं कि पाठ में क्या ऐसे मूल्य है जो सकारात्मक है, क्या ऐसे मूल्य जो नकारात्मक है। तो इस तरह से अगर अपन सोचे तो हमारा ये जो है 2 नंबर का ऑप्शन, ये देश की संस्कृति, भारतीय आदर्श है ना, सामाजिक मान्यता है, तो ये सारी चीजें हैं, एक सकारात्मक मूल्य है, और मूल्य को देखेंगे तो ये हमारा ऑप्शन सही होगा। देखिए हम नेक्स्ट आगे बढ़े। 115वां क्वेश्चन, प्रायोजना विधि का सिद्धांत नहीं है। प्रायोजना विधि के सिद्धांत में से 4 सिद्धांत यहाँ हैं, इसमें एक सिद्धांत आपका प्रायोजना विधि का नहीं है, बाकी अन्य प्रायोजना विधि के सिद्धांत है। तो आपको नहीं है ढूंढना है प्रायोजना विधि का सिद्धांत। तो क्या वस्तुनिष्ठता होती है, या क्रियाशीलता होती है, यथार्थता होती है, या उपयोगिता होती है। तो देखो प्रायोजना विधि में क्रियाशीलता तो होती है क्योंकि स्वयं कार्य करना पड़ता है, यथार्थता भी होती है क्योंकि जो हमारे सामने समस्या होती है उसको यथार्थ होगा तो ही हम उसको सही कर पाएंगे, और उपयोगिता तो होती है। अब इसमें क्या वस्तुनिष्ठता नहीं होती है, क्योंकि प्रायोजना विधि में हमें डिटेल कार्य करना पड़ता है। और जब कोई डिटेल योजना बनाते हैं, प्रायोजना बनाते हैं, किसी कार्यक्रम की हम योजना बनाते हैं, तो उसमें वस्तुनिष्ठता का कोई स्थान ही नहीं होता है, क्योंकि योजना तो हम लिखित रूप से बनाते हैं, लिखित रूप से उसका क्रियान्वयन करते हैं, उसका मूल्यांकन करते हैं, उसका लेखा जोखा रखते हैं। तो इस प्रकार से वस्तुनिष्ठता का इसमें कोई रोल नहीं होता है। तो प्रायोजना विधि का सिद्धांत नहीं है, तो वस्तुनिष्ठता में प्रायोजना विधि का सिद्धांत नहीं है। अब देखो कुछ अन्य सिद्धांत है, उसको भी आपको मैं बता देती हूँ। ये तीनों तो है ही, क्रियाशीलता है, यथार्थता है, उपयोगिता है, एक है प्रयोजनता। अन्य सिद्धांत देखो, आपको मैंने अन्य सिद्धांत करके लिख के बताया। प्रयोजनता कि हम जो प्रयोजन हम कर रहे हैं, प्रायोजना कर रहे हैं, उसका प्रयोजन क्या है ना। रोचकता, क्योंकि वो रोचक होना चाहिए। स्वतंत्रता, उसमें छात्र स्वतंत्र होना चाहिए और उसमें सामाजिकता का समावेश होना चाहिए। तो ये आपके अन्य सिद्धांत है। और बाकी क्रियाशीलता, यथार्थता, उपयोगिता तो है सही, प्रयोजनता, रोचकता, स्वतंत्रता और सामाजिकता, तो ये सारे आपके क्या हो गए, प्रायोजना विधि के सिद्धांत हो गए। चलो हम आगे बढ़ते हैं। हम प्रायोजना विधि का प्रथम पद है, देखो फिर प्रायोजना विधि आ गई और उसका प्रथम पद पूछा है। तो यहाँ पर सोपान होते हैं प्रायोजना विधि के। अगर अपने को योजना बनानी है पूरी, तो उसके कुछ सोपान होते हैं, तो उन सोपानों से होकर हमें गुजरना पड़ता है। तो यहाँ उसका प्रथम पद पूछा कि सबसे पहले हम प्रायोजना विधि में कौन से पद से शुरुआत करेंगे। तो देखो योजना चुना, कार्यक्रम बनाना, क्रियान्वित करना, और हमारा 2 ऑप्शन है परिस्थिति उत्पन्न करना। अब आप देखो है ना, सबसे पहला पद कौन सा है पूछा है, तो सबसे पहला पद हमारा होगा परिस्थिति उत्पन्न करना। जब हम हमारे सामने परिस्थिति उत्पन्न करेंगे तो उसके पश्चात हम फिर आगे का कार्य करेंगे। तो प्रथम पद हमारा कौन सा हो गया, परिस्थिति उत्पन्न करना। अब देखो मैंने आपको लाइन सर यहाँ पर सारे
सोपान लिख के बताए हैं कि कौन कौन से सोपान हैं। तो सबसे पहला है परिस्थिति उत्पन्न करना, कि हम हमारे सामने ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करेंगे कि जैसे कि हमें कोई जयंती मनानी है, तो कोई जयंती मनाएंगे तो सबसे पहले हमारे सामने एक परिस्थिति आएगी कि हम जयंती को कैसे मनाएं, कैसे करें। तो हम सबसे पहले जैसे महात्मा गांधी की जयंती मना रहे तो परिस्थिति उत्पन्न होगी। फिर हम क्या करेंगे, योजना चुनना, हम योजना चुनेंगे हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे। फिर हम उसका कार्यक्रम बनाएंगे कि हम क्या क्या कार्यक्रम रखेंगे, कैसे करेंगे, किस प्रकार से, कौन बोलेगा, क्या करेगा, कौन अध्यक्ष बनेगा, कौन है ना उसका उपाध्यक्ष बनेगा, कौन उसका संचालन करेगा, सारा। फिर कार्यक्रम की क्रियान्विति, जो हमने योजना बनाई है उसको हम क्रियान्वित धरातल पर लाएंगे, क्रियान्वित करेंगे। उसके बाद कार्य का निर्णय या मूल्यांकन करना। उसके पश्चात हम मूल्यांकन करेंगे कि क्या हमने कार्यक्रम आयोजित किया था और उसकी क्रियान्विति करी, उसमें हमारा क्या पक्ष अच्छा रहा और क्या पक्ष खराब रहा, कि हम नेक्स्ट बार उसको सुधार सके। और अंतिम है आपका कार्य का लेखा रखना, कि हमने जो भी किया है उसका हमारे पास लिखित रूप में होना चाहिए। तो ये आपका प्रायोजना विधि है। ये जो बीएड में फर्स्ट ईयर में बच्चे हैं उनके लिए सेशनल कार्य भी है, तो उनके लिए भी ये पद बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बीएड फर्स्ट ईयर का कोई स्टूडेंट इसको देख रहा है तो उसके लिए भी ये पद है, जिसको योजना बनाने से संबंधित अगर सत्रीय कार्य मिला हुआ है तो वो इन पॉइंटों के आधार पर इसको कर सकता है। देखो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा उद्देश्य कौशल से संबद्ध नहीं है। आपका कौशल आप जानते हो, देख लेना, पढ़ना, लिखना, सुनना और साहित्य में रुचि रखना। तो आपके कौशल से संबंधित नहीं है, तो यहाँ पर कौन सा नहीं है। तो हमारा कौशल कौन कौन से हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ये क्रम है हमारा, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो पढ़ना है, लिखना है, सुनना है या बोलना नहीं है। तो अपने पर यहाँ नहीं है पूछा है, तो साहित्य में रुचि रखना आपका नहीं है। ये ऑप्शन आपका नहीं है कौशल के अंतर्गत। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, आप देखते ही इसको कर लोगे, क्योंकि सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना सभी के मुंह पे याद होता है। नेक्स्ट देखो आपका 118वां क्वेश्चन है आपका, बालकों को साहित्य सृजन की प्रेरणा देने तथा मौलिक रचना लिखने की योग्यता का विकास करने का उद्देश्य कहलाता है। देखो, बालक साहित्य सृजन कर सकेगा, मौलिक रचना लिखने की उसमें योग्यता का विकास हो सकेगा, दो शब्द छाटो। अब ये कौन से उद्देश्य के तहत आता है, क्या कौशलात्मक उद्देश्य के तहत आता है या रसात्मक उद्देश्य के तहत आएगा, सृजनात्मक उद्देश्य के तहत आएगा कि ज्ञानात्मक उद्देश्य। तो बालक कोई मौलिक रचना कर रहा है या कोई साहित्य सृजन कर रहा है तो कौशल के अंतर्गत तो आएगा नहीं। रसात्मक उद्देश्य तो कविता पाठ करेंगे तो रस आएगा, और ज्ञानात्मक तो हम प्रत्याभिज्ञान और प्रत्यास्मरण के द्वारा ज्ञानात्मक उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर बचा अकेला सृजनात्मक उद्देश्य है। तो मौलिक रचना करना या साहित्य सृजन करना ये हमारे सृजनात्मक उद्देश्य के तहत गिना जाएगा। तो आपका सही आंसर है सृजनात्मक उद्देश्य। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य उद्देश्य और प्राप्य उद्देश्य। प्राप्य मतलब विशिष्ट उद्देश्य। तो सामान्य उद्देश्य और प्राप्य उद्देश्य दोनों ही क्या है ना, पूछा है कि दोनों ही क्या है। सामान्य उद्देश्य हम लेसन प्लान बनाते हैं, ऊपर सामान्य उद्देश्य लिखते हैं कि छात्र ये कर सकेगा, छात्र में इस वृत्ति का विकास हो सकेगा, छात्र अर्थ ग्रहण कर सकेगा, है ना। इस तरह से हम सामान्य उद्देश्य एक लाइन में 4-5 सामान्य उद्देश्य लिख देते हैं। उसके बाद हम हमारे विशिष्ट उद्देश्य लिखते हैं जो हमें प्राप्त करने होते हैं, जो ज्ञानात्मक, अर्थ ग्रहण, अभिव्यक्ति, इस तरह से हम लिखते हैं रुचि, कौशल, अभिवृत्ति, है ना। और अगर दूसरे हैं तो हम लिखते हैं अबोध, ज्ञानोपयोग, कौशल, अभिरुचि, अभिवृत्ति, इस तरह के हम उद्देश्य लिखते हैं। तो वो हमारे प्राप्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य होते हैं। अब ये दोनों क्या है पूछा एक दूसरे के ऊपर, तो एक दूसरे के पूरक है पूछा है, एक दूसरे के अभिन्न अंग है, दोनों में कोई संबंध नहीं है, या प्राप्य उद्देश्य सामान्य उद्देश्यों पर निर्भर है। तो बिल्कुल प्राप्य उद्देश्य सामान्य उद्देश्यों के ऊपर निर्भर होते हैं कि हम हमारे सामान्य उद्देश्य क्या बना रहे हैं, उसके आधार पर हमें हमारे प्राप्य उद्देश्य बनाने होते हैं। इस प्रश्न को इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा आपको। नेक्स्ट हमारी परिभाषा से संबंधित क्वेश्चन है 120वां क्वेश्चन, कि इकाई किसी समस्या या योजना से संबंध जोड़ने वाली क्रियाओं की समग्रता या एकता को प्रकट करती है। देखो इकाई के बारे में बताया है कि इकाई जो हमारी होती है वो किसी समस्या या योजना से संबंध जोड़ने वाली क्रियाओं की समग्रता या एकता। इकाई समग्र होती है, अपन जानते ही है ना। उसके बाद हम योजना बनाते हैं, तो ये समग्र या एकता को प्रकट करती है। ये कथन किसका है, आपको 2 शब्द याद रखने हैं, समस्या, योजना, समग्रता और एकता। तो मॉरिसन, हेनरी हेरप का, थॉमस एम रस्क का
और डॉक्टर माथुर का। तो यह परिभाषा बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत सारी एग्जामों में पूछी जा चुकी है और हर बार किसी न किसी एग्जाम में आती है। यह परिभाषा आप रट लीजिएगा। और ये परिभाषा है थॉमस एम रस्क की परिभाषा है, जो आपके बार बार हर एग्जाम में रिपीट होती रहती है। देखो नेक्स्ट है शैक्षिक भ्रमण का दूसरा नाम है। आप ये हिंदी से संबंधित भी है और एसएस से संबंधित भी है कि छात्रों को आप शैक्षिक भ्रमण पे ले जाते हैं, उससे संबंधित है। तो उसका दूसरा नाम पूछा है कि क्या शैक्षिक भ्रमण का दूसरा नाम चित्र दर्शन है, मात्रा खिड़की है, प्रदर्शन है या सरस्वती यात्रा है। तो हम भ्रमण कर रहे हैं, भ्रमण के माध्यम से एक टोली बनाते हैं, टोली बना के 8, 10, 15, 20 बच्चों की, और फिर उनको हम शैक्षिक भ्रमण पे ले जाते हैं। जैसे किसी ऐतिहासिक स्थल पे ले जाए, किसी धार्मिक स्थल पे ले जाए, छात्रों को शिक्षा से संबंधित भ्रमण करा रहे हैं। जो यानी पाठ में कोई ऐतिहासिक स्थल का बताया तो हम ऐतिहासिक स्थल दिखा रहे हैं, कोई किसी बड़ी सी लाइब्रेरी में ले जा रहे हैं ना, पुस्तकालय दिखाने के लिए। तो ये होता है शैक्षिक भ्रमण। तो इसका सॉरी अन्य नाम क्या है? तो इसका अन्य नाम है सरस्वती यात्रा, कि हम क्या करते हैं, यात्रा कराते हैं। सरस्वती यानी पुस्तकालय से भी अर्थ ले सकते हैं। सरस्वती यात्रा इसका अन्य नाम है, ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। हमारा नेक्स्ट विधि है क्वेश्चन 122वां, इकाई विधि का दोष नहीं है। देखो नहीं है पूछा है, मैं हर बार 4-5 क्वेश्चन नहीं है के डालती हूँ ताकि आपके प्रैक्टिस हो जाए इसकी। दोष कौन सा नहीं है ना। यह विधि लचीली है, इस विधि में शिक्षण पद निश्चित नहीं होते हैं, कभी कभी इकाई का विभाजन नहीं हो पाता है, सामान्य योग्यता रखने वाले अध्यापक इस विधि का प्रयोग ठीक से नहीं कर पाते हैं। तो बिल्कुल सामान्य योग्यता जिसके पास होती है वो इकाई विधि का उपयोग सही ढंग से नहीं कर पाते हैं। जिसको अच्छा ज्ञान हो वही इकाई को बांट सकता है। और कभी कभी इकाई का विभाजन भी नहीं हो पाता है, बहुत छोटा पाठ होता है या फिर है ना वो बहुत बड़ा पाठ होता है, तो इकाई विभाजन में बड़ी तकलीफ आती है। तो ये भी है ना दोष है इसका। और शिक्षण पद भी निश्चित नहीं होते हैं, ये भी इसका दोष है। पर ये विधि लचीली है, यह इसका दोष नहीं है, इसका गुण है ना। तो ये गुण है, बाकी तीनों इसके दोष है। तो इसका ऑप्शन अपना असही हो गया, नहीं है तो यह नहीं है। नेक्स्ट है दृष्टि बीम और श्रुति बीम। आपको मैंने गई बार वाले वीडियो जो जस्ट इसके ये भाग 8 है, तो भाग 7 वाले में मैंने चारों बिंबों की विस्तृत व्याख्या करके आपको बताया था, वो चारों बिंबों को अच्छे से समझाया था, उसका क्रम भी आपको मैंने बताया था। दृष्टि बीम और श्रुति बीम के एकीकरण से मस्तिष्क में क्रिया होती है। देखो दृष्टि मतलब अपन देखेंगे और श्रुति मतलब अपन सुनेंगे। जिस चीज को देखेंगे और सुनेंगे तो दोनों का जब मिलान हो जाएगा तो हमारे मस्तिष्क में कौन सी क्रिया बनेगी, प्रत्यक्षीकरण की, कि चित्र निर्माण एवं श्रुति की, कि विचाराभिव्यक्ति की, कि हमारा चिंतन की। तो हम जब देखेंगे और सुनेंगे दोनों काम एक साथ करेंगे तो मस्तिष्क में जो चीज देखा है और जो चीज सुनी है उसके बारे में हम क्या करेंगे, चिंतन करेंगे, सोचेंगे, विचार करेंगे। तो यहाँ ऑप्शन आपका होगा चिंतन सही होगा। ये प्रश्न भी बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, ध्यान रखना। मूल्यांकन का अर्थ है, एक बार मैंने आपको पूछा था क्वेश्चन, आप लोग उत्तर इसका नहीं दे पाए थे इसलिए मैंने आपको पूछा है। ये प्रश्न एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। मूल्यांकन का अर्थ है जांचना, परखना, परीक्षा करना या निर्णय देना। तो मूल्यांकन का अर्थ होता है आपके निर्णय देना, है ना, कि हम मूल्यांकन कर लेते हैं, उसके बाद निर्णय पे पहुंचते हैं कि बालक का क्या रिजल्ट रहा उसका, तो निर्णय देना इसका अर्थ होता है। ध्वनि साम्य विधि के प्रवर्तक है। देखो आपका अंतिम क्वेश्चन है, आज 15 क्वेश्चन हो चुके हैं। ध्वनि साम्य विधि के प्रवर्तक कौन है? माइकल सेमर है कि सुकरात है कि वुडवर्थ है कि अरस्तु है? तो ध्वनि साम्य विधि के प्रवर्तक आपके हैं माइकल सेमर। अब माइकल सेमर इसके ध्वनि साम्य विधि के प्रवर्तक है। आपने पहले कभी नहीं सुना होगा, ध्यान रख लीजिएगा। और देखो इसके बारे में आगे अपन व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या, यह विधि वाचन शिक्षण की संश्लेषणात्मक विधि है। वाचन शिक्षण की जो विधि है उसको 2 भागों में बांटा गया है ना, एक तो है संश्लेषणात्मक विधि और एक विश्लेषणात्मक विधि। तो ये संश्लेषणात्मक विधि के 2 पार्ट होते हैं, एक तो अक्षरबोध विधि है, एक ध्वनि साम्य विधि है, और बाकी सारी विधियां देखो कहो विधि है, इस तरह की बहुत सारी विधियां वो विश्लेषणात्मक में आती है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसका भी बना दूंगी, आपको ध्यान आ जाएगा। तो ये एक तो सबसे पहले पता चल गया कि भाई ध्वनि साम्य विधि किस में उपयोग आती है, वाचन शिक्षण में उपयोग आती है, ठीक है। और ये कौन सी विधि है, तो संश्लेषणात्मक विधि है। और संश्लेषणात्मक विधि आपको मैंने सिखाया था, तो इस विधि
विधि में बालक वर्ण अक्षर से शब्द की ओर बढ़ता है। मैंने आपको एक बार सिखाया था कि एक वीडियो में संश्लेषण मतलब वर्ण और विश्लेषण मतलब शब्द। तो यहाँ संश्लेषण है इसलिए अक्षर या वर्ण से हम शब्द की ओर बढ़ते हैं, और विश्लेषण होता है तो फिर हम शब्द से वर्ण की ओर बढ़ते हैं। तो अक्षर से शब्द की ओर बढ़ता है। तथा बालकों को समान ध्वनि वाले शब्दों का ज्ञान कराया जाता है। जैसे समान ध्वनि आजा, बाजा, है ना, आम, काम, इस तरह से समान ध्वनि वाले जो शब्द होते हैं उसका द्वारा हम बालों को अभ्यास करवाते हैं, उसको कहते हैं ध्वनि साम्य विधि। तो विद्यार्थियों, ये हमारे 125 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन आज के जो थे वो पूरे होते हैं। आजकल आप ज़्यादा न लाइक कर रहे हो न वीडियो देख रहे हो, इसलिए मैं सोच रही हूँ ये अंतिम वीडियो ही कर दूँ, आगे न बनाऊँ। मेरा टारगेट था 150 से 200 क्वेश्चन शिक्षण विधियों से आपको करवा दूँ, ताकि इससे बाहर आपके एक भी क्वेश्चन आए नहीं। पर मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं सोच रही हूँ अंतिम वीडियो कर दूँ। अगर रिस्पॉन्स मिले तो फिर आगे सोचूंगी कि मैं बनाऊँ इसके बारे में आगे। तो अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और आपको लगे कि अच्छा है और आगे मुझे बनाना चाहिए तो नीचे कमेंट में मुझे लिख के ज़रूर बताइएगा, तो मैं आगे बनाऊंगी वीडियो को। जय हिंद, जय भारत।